नमस्कार। हम सेमिनार स्टार्ट करने से पहले आपसे ये विनती है, इतना बड़ा बिजनेस है कि 1 घंटा में शायद आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप ये पहली बार देख रहे तो डोंट जंप इनटू कंक्लूजन इन जस्ट 1 आवर्स टाइम, राइट। मेरा नाम दीपक है, DVSL दीपक। भाई मेरी वाइफ है। मेरा नाम अरुणा है। एंड वी बोथ आर फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है। और सेमिनार स्टार्ट करने से पहले हम बिना भगवान के नाम लेने से पहले वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग। एंड हम मानते हैं कि अगर भगवान नहीं है तो हम ये बिजनेस में नहीं है। सो वी थैंक गॉड फॉर गिविंग अस दैट विजडम टू अंडरस्टैंड दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द गॉड। और स्पेशल थैंक्स जो है वो सिस्टम को जाना चाहिए। ये ब्यूटीफुल सिस्टम ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम को जाता है हमारा। और तीसरा जो है वो इतना बड़ा कॉरपोरेशन है जो सर्विस कॉरपोरेशन, इट्स वेरी सक्सेसफुल वर्ल्ड वाइड, एमवे कॉरपोरेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा गुरु, हमारा अपलाइन मेंटर, फाउंडर EDC's गोइंग डबल डायमंड, राज एंड संगीता शाह फ्रॉम USA। और हमारा पूरा टीम दुनिया में। अगर ये सब लोग नहीं है तो हमें ये मौका नहीं मिलता है कि आज हम आके आपके सामने बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज अपना स्टोरी बताएंगे आपको कि हम ये बिजनेस में कैसे आए हैं और ये बिजनेस के बाद हमारा लाइफ में क्या हुआ है, बिजनेस से पहले हम कैसे थे और आज कैसे हैं और फ्यूचर में कैसे होने वाले हैं, ठीक है। और मेरा जन्म जो हुआ है वो वाइजाग में हुआ है, विशाखापट्टनम बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में है वो, कोस्टल पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। मेरा जन्म उधर हुआ है लेकिन पूरा एजुकेशन जो है वो हैदराबाद में हुआ है, ठीक है। और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और लास्ट 30 years वी आर इन हैदराबाद। तो that's the place where we come from। एंड हमें बहुत खुशी हुआ है कि आज हम इधर आप सब लोगों को मिलकर बहुत खुशी हो रही है आज। वेरी फायर्ड अप टू मीट ईच वन ऑफ यू बिकॉज हम इतना सेमिनार्स के पूरा इंडिया में लेकिन किधर भी इतना फायर्ड अप क्राउड कभी नहीं देखे। तो मेरा जन्म जो था वो 75 में हुआ था और मेरे फादर जो है रेलवेज में काम करते थे, सदर्न रेलवेज में एक टेक्नीशियन थे। वो ज़्यादा नहीं पढ़े, 6th क्लास तक पढ़े थे वो, और वो अबाउट 32 years काम करे अपने लाइफ में। और मेरे मदर जो है वो हाउस वाइफ है, वो भी अबाउट 6th तक पढ़ी है, वो भी ज़्यादा नहीं पढ़ी है। और मेरा एक भाई है जो खुद का रियल एस्टेट बिजनेस है और बिजनेस भी फुल टाइम करता है वो, और बेसिकली वो एक ऑडिटर है, उसका भी शादी हुआ है। और हमारा शादी जो है वो नवंबर 2005 में हुआ है। एंड शी जॉइन मी आफ्टर माई एमरशिप। बोलता है कि ये बिजनेस ओनली कपल्स कर सकते हैं, तो मैंने प्रूव करके दिखाया है कि बिजनेस में एमरल्ड या डायमंड जाने के लिए शादी करने की इमीडिएटली कोई ज़रूरत नहीं है। आप एमरल्ड बनिए, उसके बाद शादी करिए तो पूरा लाइफ अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मेरा बचपन जो है वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली के बैकग्राउंड में था और वी वर ब्रोक इन लाइफ, बट कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि हम वी आर फीलिंग गिल्टी इन द सोसाइटी। इट्स नॉट लाइक दैट। अभी नहीं था कि बहुत बड़े मकान थे और कार और नौकर, वो सब नहीं थे हमारे। क्यों, हमारा फादर जो है वो एक गवर्नमेंट सर्विस में थे और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन वो कुछ हायर ग्रेड में नहीं थे। तो सीनियर टेक्नीशियन थे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। तो बिकॉज ही वॉज नॉट एजुकेटेड तो ऐसे काम करते थे जो क्लास 3 बोलते हैं उसको। So he was doing that, basically putting the stones and all on the tracks that builds the railway tracks, right? That's the basic background bit. तो हमारा एजुकेशन पूरा हैदराबाद में हुआ है। It was very good और हम बहुत खुश थे। लेकिन क्या है कि हमारा पूरा लाइफ जो है वो एक ही कमरा में गुजर गया है, ऑलमोस्ट 20 years, ठीक है। और हमारा घर इतना बड़ा था कि आपको हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। वो एक 10 by 10 रूम है जिसको रूफ नहीं है। रूफ नहीं बोले तो बारिश गिर तो अंदर पानी नहीं आता है क्योंकि उसके ऊपर एस्बेस्टस शीट है। तो दैट्स द बैकग्राउंड आई केम फ्रॉम। और वी लिव्ड इन दैट हाउस फॉर अबाउट 18 years विदाउट अ फैन, ठीक है। 18 साल बोलते हैं, 18 साल बिना फैन मैं अपना पूरा जिंदगी काटा। दैट हैज मोटिवेटेड मी टू मेक इट वेरी बिग इन दिस बिजनेस। ये बिजनेस के थ्रू आज हम एक ट्रिपल स्टोरीड बिल्डिंग बनाए हैदराबाद में जिसका वर्थ है ऑलमोस्ट 40 lakhs प्लस। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। बाय एजुकेशन आई एम ए साइंस ग्रेजुएट। मैंने BSc किया है 1996 में।
लेकिन पूरा एजुकेशन जो है राइट फ्रॉम LKG से आई वॉज द क्लास मॉनिटर, टॉप गाय। तो थोड़ा ईगो रहता है ना, लीडिंग गाय। तो आई यूज्ड टू कंट्रोल माय टीम दैट टाइम इन माय एजुकेशन। और हमारा फैमिली में एक माइनस पॉइंट भी था कि हम पूरा फिल्मी लोग हैं। फिल्मी लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम प्रोड्यूसर्स हैं ठीक है। हमारे को फिल्म्स का चक्कर था घर में। वी वर बिग फैंस ऑफ वन तेलुगु फिल्म एक्टर, उसका नाम है अक्किनेनी नागेश्वर राव, ANR। कुछ हिंदी फिल्म्स भी करे वो। तो राइट फ्रॉम 670s माय फादर इज अ वेरी बिग फैन बोल तो यही फैन है। तो इतना क्रेजी थे हम कि अगर उसको कोई समझो कोई बर्थडे चल रहा है तो हम जाके बर्थडे केक लेके जाते थे। फिल्म रिलीज हुआ है तो हम पहले जाना, फर्स्ट शो देखना, फर्स्ट प्रोग्राम। और फिल्म को हम 100 days चलाते थे। अगर वो फ्लॉप है तो भी हम वी यूज्ड टू मेक इट 100 days। दैट वी आई मीन बंच ऑफ पीपल, ठीक है। वी वर क्रेजी लाइक दैट। तो मुझे ये भी नहीं, अभी भी नहीं मालूम कि वो सब पागलपन काम क्यों किया हम। इसलिए कि हमारी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं था। देयर वाज नो ड्रीम, नो पर्पस इन आवर लाइफ। कोई मकसद नहीं था हमारे लाइफ में कि हमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। देयर वाज नो मेंटर इन आवर लाइफ दैट टाइम। तो ऐसे चल रहा था। सो 7th और 10th भी हो गया था, मैं क्लास फर्स्ट आता था। आई वॉज डूइंग प्रिटी गुड। बट 10th के बाद मैं अपना कजिन के पास जाके पूछा कि नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक बिलीफ है कि अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। यू गॉट टू बी इधर इंजीनियर और डॉक्टर, ठीक है। तो मेरे कजिन ने बोला आप इंजीनियर बन जाओ। तो आई टुक इंटरमीडिएट में MPC लिया है 10+2 में, तो अपियर फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस। तो 2 साल तो कैसे भी कंप्लीट कर दिया, लेकिन वो फिल्म्स का भूत तो उतरा नहीं। क्यों ज़्यादा हो गया है, क्यों जनरेशन चेंज हो गया है। वो नागेश्वर जो है वो रिटायर हो गया है, उसका सन आ गया, उसका बेटा आ गया फिल्म्स में, उसका नाम है नागार्जुना। तो वो फिल्म्स में आ गया तो हम वी चेंज्ड दी ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी डिजीज, ठीक है। तो वी चेंज और हम आगे नागार्जुना के फैन बन गए। तो हम इसका फेवरेट बन गया। We started going to this guy's films and we started promoting him like our hero। हमें इतना भी नहीं मालूम था कि हम कितना भी उसको हीरो माने, वो हमें कभी हीरो नहीं मानेगा, ठीक है। और बाद में मैं रियलाइज किया कि अगर मेरा फैमिली का हीरो वो है तो मैं कौन हूँ। तो आई डिडंट वांट दैट टू हैपन। तो मेरा फैमिली का हीरो मुझे ही होना चाहिए। आई शुड बी द हीरो फॉर माई फैमिली, यू शुड बी द हीरो फॉर योर फैमिली, नॉट एनीबडी एल्स, ठीक है। तो 10+2 भी हो गया है, 60% आया था मुझे। और आई वॉज रेडी टू गो फॉर MCET, व्हाट यू कॉल इंजीनियरिंग एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस। तो वो अपीयर किया है, वो बहुत बड़ा रैंक आया था, 10,000 से भी ज़्यादा। और इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस टू गेट एडमिशन बिकॉज ऑफ सम रिजर्वेशन चैलेंज। तो क्या हुआ है कि हम आई कुड नॉट रियली थिंक अबाउट फ्री सीट, तो पेड सीट में जाना पड़ेगा इंजीनियर बनना है। तो मैं अपने पिताजी के पास जाके उससे पूछा कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प करो आप, ताकि मैं इंजीनियर बन सकता हूँ। तो माय फादर सेड प्रॉब्ली वी कैन नॉट अफोर्ड, आप उसको वो ड्रीम को छोड़ दो, कुछ और करो, क्योंकि हमें बहुत कर्जा है लाइफ में, बहुत लाख का कर्जा है, आपको उसको क्लियर करने का है। तो डू समथिंग पार्ट टाइम एंड स्टडी डिग्री। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्यों मेरा एज 20 ईयर्स था तब, शायद 21 ईयर्स में कर्जा क्या है, ठीक है। तो दैट टू व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे मदर का जो, मुझे मालूम था कि हेल्थ प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि पैसे किधर से आ रहे हैं। मेरे पिताजी जो है उनके भाई से पैसे लेते थे, कर्जा लेते थे, वो भी थोड़ा इंटरेस्ट को ज़्यादा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 और 3% समटाइम्स, तो ज़्यादा हो जाता है। यानी कि आप 1 लाख को 2 या 3 हज़ार देना उसको एवरी मंथ इंटरेस्ट। और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इतना बढ़ जाता है वो। तो लिया तो बहुत छोटा अमाउंट था, लेकिन 5-10 साल के बाद वो बहुत बड़ा हो गया है कर्जा। तो मेरे पिताजी बोले कि वी हैव दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर दैट लोन, तो प्रॉब्ली ही कैन नॉट अफोर्ड। तो आई ड्रॉप माई ड्रीम ऑफ गोइंग इंजीनियरिंग। तो क्या किया, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं डिग्री में अप्लाई करना भी भूल गया। आई डिड नॉट अप्लाई फॉर एनी कॉलेज BSc में। तो देयर इज़ वन कॉलेज इन हैदराबाद, एक कॉलेज है, वो बहुत इतना फेमस है कि अगर आपको हैदराबाद में किधर भी एडमिशन नहीं मिला तो आप उधर सीधे जाइए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो मुझे कोई चॉइस नहीं था, आई हैड टू जॉइन दैट बिकॉज अदरवाइज आई विल लूज 1 ईयर।
तो आई डिडंट वांट टू लूज माय ईयर, सो आई जॉइंड दैट। तो बीएससी भी 3 साल ऐसे ही कर लिए, बट बिफोर डूइंग कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन तब शॉर्ट हैंड एक आर्ट था जो बहुत फेमस था तब। अगर आप बहुत लोग बोले कि अगर आप शॉर्ट हैंड कर लेंगे तो आपको अच्छा नौकरी मिल जाएगा। तो मैं क्या किया ना, 3rd ईयर ऑफ डिग्री में शॉर्ट हैंड स्टार्ट किया। और वो डिग्री में शॉर्ट हैंड में ऐसा है कि शॉर्ट हैंड इतना टफ कोर्स है कि कोई भी आदमी स्टार्ट करता है लेकिन कंप्लीट नहीं करता है। क्यों? बहुत डिफिकल्ट है वो स्ट्रोक्स सब प्रैक्टिस करके याद रखने के लिए। आई स्टार्टेड 2 times एंड स्टॉप्ड इट। क्यों? आई डिड नॉट हैव पेशेंस टू कंप्लीट। तो मेरा सर जो थे 3rd अटेम्प्ट जब मैं कर रहा था तो वो बोले कि आप दीपक अब छोड़ दो, ये आपके बस की बात नहीं है, यू कांट डू इट। ही टच माई ईगो दैट डे। तो मैं उसको बोला उस दिन, सर अगर दीपक शॉर्ट हैंड कंप्लीट नहीं कर सकते तो ये दुनिया में कोई भी आदमी कंप्लीट नहीं कर सकता है। आई चैलेंज्ड हिम एंड वो बैच में 18 लोग गए एग्जाम को, शॉर्ट हैंड एग्जाम देने के लिए। 17 people failed and I was the only guy who passed in first class in that exam. ठीक है? ये इसलिए बता रहा हूँ कि if a human being has a dream and a purpose, then he will do anything in his life. तो मुझे वो तब एक कारण था वो एग्जाम कंप्लीट करने के लिए। I want to show to my vision sir that I can do anything. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं भी कॉन्सेंट्रेट करूँगा तो कोई भी फील्ड में सक्सेस हो सकता हूँ। तो दैट्स हाउ माई ड्रीम स्टार्टेड इन माई लाइफ। और मुझे बचपन से ये भी मालूम है कि मैं जिंदगी भर कभी काम नहीं करूँगा, पूरा लाइफ या 4-5 hours यस आई विल वर्क। मुझे ये नहीं मालूम था कि कोई बिजनेस आएगा मेरे लाइफ में जो मेरे लाइफ को चेंज कर देगा 10 साल के बाद। आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट। तो 96 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया है एंड मैं इमीडिएटली एक जॉब में ज्वाइन हो गया। और वो जॉब भी ऐसा था कि आई यूज्ड टू रिपोर्ट टू ए लेडी बॉस। तो 800 रुपीज सैलरी था तब। आई एम टॉकिंग अबाउट 96, बट 11 years फ्रॉम नाउ। तो 96 में जॉब ज्वाइन हो गया, 10 days काम किया है, लेकिन पता चल गया कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि जो उधर लेडी बॉस है, शी वांट्स मी टू सैल्यूट एवरी सिंगल डे बिफोर कंटिन्यूइंग द वर्क। और वो I could not do it somehow, right? I'm not against ladies, but really I could not do that because there was no reason why I had to do that. तो मैं कर नहीं सका। I wanted to quit before that she has removed me from the job. वो बोले आपके सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। सैलरी 800 रुपीज़ था, तो 15 days को क्या 400 रुपीज़ देना है, वो भी नहीं दिए। Like I lost my job और I came out to the road. No, 3 months जॉब नहीं था मुझे। I was searching for a job because मेरे पास इतना बड़ा प्रोफेशनल डिग्रीज भी नहीं थे कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर मुझे अच्छा नौकरी मिल जाएगा। मेरा क्या बीएससी था। मुझे नहीं मालूम कि मैं आज भी नहीं मालूम मैं बीएससी क्यों किया है। पढ़ा कुछ, उसके बाद किया कुछ और सेटल हुआ कोई और प्रोफेशन में। अब में ऐसे कितने लोग ऐसे कुछ पढ़े हैं और कुछ कर रहे हैं और कुछ और करने वाले फ्यूचर में, बहुत लोग हैं। ठीक है, तो आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज डूइंग दैट। तो क्या हुआ, 3 महीने के बाद एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया था कि आईटीसी वेलकम ग्रुप होटल्स में एक पोजीशन वेकेंट है, जनरल मैनेजर की सेक्रेटरी फ्रंट ऑफिस में। तो मैं अप्लाई किया, पूरा इंटरव्यू हो गया है और एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आई थॉट आई विल बी गेटिंग, सैलरी वाज अबाउट 2000 रुपीज़, डबल द सैलरी। तो आई वाज सो हैप्पी। क्यों डबल सैलरी मिल रहा है 3 महीने के बाद, या वो भी अच्छा ग्रुप में, आईटीसी ग्रुप में। तो आई वाज वेरी हैप्पी। द डे केम वेयर आई हैड टू ज्वाइन। तब क्या हुआ, जब मैं ज्वाइनिंग होने के लिए गया था तो दे रिजेक्टेड मी। पता चला क्यों, आई आस्क्ड हिम व्हाई। तो वो मैनेजर बोले दीपक ये फ्रंट ऑफिस की पोजीशन है, जनरल मैनेजर की सेक्रेटरी पोजीशन, और ये होटल इंडस्ट्री है, हम आपको ले नहीं सकते इसलिए क्योंकि हमें एक लड़की की तलाश है। तो मैं उससे पूछा कि आपको जब इंटरव्यू ले रहे थे आपको नहीं मालूम क्या कि मैं लड़का या लड़की थी? हाउ कुड यू डेयर टू डू दैट? सी अगेन दे आर एम्प्लॉयर्स, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नो चॉइस, अगेन केम बैक। तो 1 महीने के बाद वो होटल इंडस्ट्री में क्या हुआ है, एक ट्रेनिंग मैनेजर के सेक्रेटरी रिजाइन कर दिया। क्यों? ट्रेनिंग मैनेजर का सेक्रेटरी का जॉब बहुत टफ है। वो मॉर्निंग 7 o'clock आते हैं, घर को रात को 11:30 को जाता है। तो सेक्रेटरी आधा घंटा पहले आना, आधा घंटा बाद में जाना, बहुत टफ जॉब है। तो ट्रेनिंग मैनेजर है, उसने मुझे बुलाया कि दीपक आपको तो इधर इंटरव्यू हुआ लेकिन वी कुड नॉट टेक यू, बट एक पोजीशन है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको सैलरी और 1000 रुपीज़ बढ़ा रहा हूँ, 3000 दे सकता हूँ
इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन। इमेजिन कीजिए मुझे तब जॉब नहीं था, 96 एंडिंग में अक्टूबर में, तो somebody is offering me 3000, I can't reject it। तो बोला ठीक है मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ। आई जॉइन देयर और 1.5 ईयर मैं काम किया उधर, पूरा 96 97 भी पूरा काम किया। लेकिन उसके बाद मैं बहुत रॉन्ग जॉब्स भी किया है उधर। क्यों? होटल इंडस्ट्री में क्या होता है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में सब कुछ करना पड़ता है। मैं ऐसे भी दिन थे कभी कभी रात को 10 बजे को मैं कोई गेस्ट के रूम में वो टी और कॉफ़ी का केटल लेके भी जाता था, बिकॉज दैट वाज पार्ट ऑफ माय जॉब। उस दिन मैं सोचने लगा, मैं पढ़ा तो कुछ BSc है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब पढ़ा मैं, अमोनिया एसिड वो सब पढ़ाया। उसके बाद शॉर्ट हैंड सीखा है 2 साल तक। उसके बाद आज चाय लेके जा रहा हूँ। क्या हो रहा है लाइफ में क्या पढ़ा और क्या कर रहा हूँ। तो आई सेड आई कैन डू दिस ऑल माई लाइफ, पूरा जिंदगी ये नहीं कर सकता हूँ मैं। अगर ऐसा किया तो ये 10 लाख का कर्जा कौन निकालेगा, कब शादी होगा, कब लाइफ में सेटल होंगे। दैट स्टार्टेड फ्राइटनिंग में। तो आई वॉज नॉट हैप्पी। उसके बाद 1 महीने में मेरे को और एक जंप मिल गया डॉक्टर रेड्डीज में। तो आई गॉट ए जॉब इन डॉक्टर रेड्डीज। लेकिन पता चला कि कोई भी जॉब है, अब किधर भी जाओ, जॉब इज अ जॉब। तो आई वर्क देयर अबाउट 1 ईयर वर्क करने के बाद आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। क्यों? 3,500 रुपीज़ सैलरी आ रहा है, सुबह 7 o'clock को जा रहा हूँ, रात को 11 बजे का आ रहा हूँ। देयर इज नो संडे नो सैटरडे, सब दिन जाना, 365 डेज जाने पड़ेगा। तो आई वॉज ब्रोक इन माई लाइफ, पूरा डेट्स में ज़्यादा जा रहे थे। मैं भगवान से प्रार्थना करता था तब, भगवान मुझे लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी दे दो ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, आई हैव पोटेंशियल, आई वांट टू प्रूव। तो फ्रेंड्स, मुझे ये नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन उस दिन मेरा जो विश्वास था भगवान के ऊपर वो बढ़ गया है। क्यों मालूम? जब प्रार्थना किया ना, उससे 15 दिन के बाद मेरा स्पॉन्सर जो है वो मेरे लाइफ में आके ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाया है। ठीक है, तो ऐसे में जब एमवे बिजनेस इंडिया में लॉन्च हुआ था 98 में, मई 98 के बाद 2-3 महीने के बाद किसी ने मुझे ये प्लान दिखाया था। और जिसने भी मुझे स्पॉन्सर किया है वो मुझे नहीं मालूम, मैं भी उसको नहीं मालूम। माई स्पॉन्सर इज अ स्ट्रेंजर टू मी। ठीक है, और ताजुब की बात यह है, ये बिजनेस स्कीम या पिरामिड या चेन नहीं है, इसलिए मेरा लाइफ एक एग्जाम्पल है। क्योंकि जिसने भी मुझे स्पॉन्सर किया है आज वो बिजनेस में नहीं है, लेकिन हम फाउंडर एमरल्ड हैं और हम डायमंड भी जा रहे हैं और क्रोन एम्बेसडर भी जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये मेरा बिजनेस का एंट्री का बारे में बताने से पहले मेरे लाइफ में और एक इंटरेस्टिंग थिंग हुआ है 2005 में, जब आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन द बिजनेस। आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस, मेरे लाइफ में पर्सनल चैलेंजेस थे। तब मेरे लाइफ में 2005 में एक देवता आई है और शी हैज़ गिवन मी ए बर्थ वंस अगेन इन माई लाइफ, and that's none other than my beautiful wife, founder Emerald Going Diamond, Aruna Devulapalli. So join your hands to help me welcome Aruna Devulapalli. गुड इवनिंग, मेरा नाम अरुणा है और आई हेल फ्रॉम ए वेरी गुड मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पिताजी जब रिटायर हुए तब वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे HMT वेयरिंग्स लिमिटेड में, और मैं सबसे छोटी थी घर पे। आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स, 1 एल्डर ब्रदर। तो शायद मेरे पिताजी का सैलरी अच्छा ही होता था, लेकिन कभी मुझे फाइनेंसेस के बारे में पता नहीं चलता था क्योंकि सबसे छोटी थी। अगर कोई टेंशन था भी तो वो देखने के लिए मेरे ऊपर 5 लोग थे। तो ऐसा था कि जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो मुझे मिलता था, इफ़ इट इज़ जेन्युइन। वो देने के लिए एक नहीं तो एक ही 5 लोग। मेरी बहन से पूछती थी, अगर वर्कआउट नहीं हुआ तो ऊपर जाती मेरे पिताजी दे देते थे। तो बिल्कुल कोई टेंशन था ही नहीं। और इसके बाद बहुत यंग एज में जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो तो हाथ में पैसा ही पैसा होता है, तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं था। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी एग्जीक्यूटिव को अपनी स्टेटमेंट देना पड़ा, बैंक का स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट देख के वो एग्जीक्यूटिव बोल रहा था कि मैडम आपके अकाउंट में तो सिर्फ क्रेडिट्स ही है, कोई डेबिट्स है ही नहीं। So that kind of comfortable life I was in before marriage। और उसके बाद अभी दीपक से शादी हुआ है तो टेंशन के बाद में सोचना भी नहीं पड़ता।
तो टिल डेट माय लाइफ हैज़ बीन वेरी गुड। और बचपन से पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे, मैं तो सिर्फ पढ़ती थी ताकि अपना इमेज रख लूँ, मेंटेन करूँ इमेज को। मेरे जो कजन्स हैं, मेरे चाचा जी के 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा ही एज का है और दूसरा 1 ईयर यंगर है हमसे। तो कभी कंपटीशन, पब्लिक कंपटीशन नहीं होता था, लेकिन मन ही मन में कम्पीट कर लेती थी उनसे। और ऐसा है कि वो दोनों टॉपर्स है, हमेशा फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक अपने स्कूल में, और मैं कभी फर्स्ट और सेकंड देखी भी नहीं आज तक। लेकिन मैं सोचती थी एक ना एक दिन तो प्रूव करके रहेंगे सबके सामने कि आई एम बेटर देन देम। लेकिन पूरा एजुकेशन टिल 10th हो गया, कभी हो नहीं पाया। और 10th क्लास के पब्लिक एग्जाम रिजल्ट जब आए तब मेरा कज़न जो था उसको स्टेट 7th रैंक आ गया और मेरा सिर्फ 78%। तब थोड़ा दिल पे ले ली मैं सोची टिल दिस डेज, ऑल दिस डेज आई हैव बीन डिजायरिंग टू एक्सेल देम, लेकिन नहीं हुआ। तो अभी दिखा लेंगे, अभी इंटरमीडिएट में दिखा लेंगे उनको। और इंटर में मैं फिर से बैक टू नॉर्मल, बहुत मस्ती कर रही थी, पढ़ाई कम और मस्ती ज़्यादा। और मेरा कज़न जो है वो हमेशा IIT बोलता था। मेरी पढ़ाई में इतनी कम इंटरेस्ट थी कि मैं कभी सोची भी नहीं IIT क्या होता है, तो वो मुझे फुल फॉर्म भी पता नहीं था। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट MCET लिख लिया और वो IIT में चला गया। ही गॉट ए वेरी गुड रैंक एंड वो IIT में चला गया। मुझे MCET में इतना बड़ा रैंक आया था कि मैं सीट के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा कि कुछ लोग ऐसे पढ़ते रहते हैं, हम कम्पीट नहीं कर सकते उनके साथ। सो आई स्टार्टेड टू गिव अप। लेकिन एक होप ये था कि उसका भाई जो है शायद वो मेरे जैसे मस्ती करता होगा तो उससे कम्पीट कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, मैं BSc में ज्वाइन हो गए और मेरा दूसरा कज़न जो है वो वेरी नेक्स्ट ईयर हैदराबाद में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में वो इंजीनियरिंग में ज्वाइन हो गया। उसको भी बहुत अच्छा रैंक आया था। तो अब की बार मैं सह नहीं पाई, बहुत दिल पे ले लिए और कभी कभी कुछ फंक्शंस अवॉइड भी करती थी ताकि कोई कंपेयर कर दिए तो आंसर नहीं है मेरे पास। तो जो भी फैसिलिटीज थे घर पे सबको एक ही जैसे मिलते थे, तो तुम क्यों नहीं कर पाई, वो क्यों कर पाए, समथिंग को इंसल्ट कर देंगे। थैंक गॉड एंड थैंक पेरेंट्स, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन डर तो था तो मैं अवॉइड करती थी। बट देन आई थॉट ऐसा तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। एक बार चांस मिल गया तो अब मैं प्रूव कर लूँगी। और थोड़ा एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि मैं स्कूल में जब थी तब सिर्फ डिज़ायर था, उसके बाद इंटरमीडिएट में वो डिज़ायर को डिसीजन में बदल डाली, लेकिन एक्शन कभी नहीं की मैंने। तो अगेन फिर एनालिसिस में मुझे पता चला कि डिसीजन फॉलोड अप बाय एक्शन ओनली विल गिव रिजल्ट। तो ये सोच के मैंने पूरा पूछताछ करने के बाद आई केम टू नो दैट और एक एंट्रेंस है लाइफ में, बी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट होता है। मुझे पता भी नहीं उससे ज़्यादा अगर है कि नहीं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने इंक्वायरी किया कि एक एंट्रेंस होता है NCA या MBA का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ICET बोलते हैं आंध्र प्रदेश में उसको। तो मैं सोची उसमें तो दिखाना ही पड़ेगा, ये सिर्फ लास्ट चांस है। तो मैं पता करी कि एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो गई, डिग्री में ज्वाइन हो गई और डिग्री फाइनल ईयर में लॉन्ग टर्म कोचिंग के लिए इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो गई। और मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही थी। अब की बार मुझे पता चल गया है कि वर्क तो करना ही है, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के इंस्टीट्यूट में जाती थी, उसके बाद डिग्री का कॉलेज में पढ़ती थी। आफ्टर दैट आई यूज्ड टू कम होम एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है, तो बहुत प्रैक्टिस करती थी, हार्ड वर्क बहुत करती थी मैं। और ऐसा होता था कि जिस इंस्टीट्यूट को मैं जाती थी वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में से जाना पड़ता था उसके लिए। और दिस टाइम मैं तो बहुत स्ट्रांग थी अपने डिसीजन के बारे में, तो अपने फ्रेंड से कहती थी कि देखते रहना तुम लोग, अगले साल मैं इसी कॉलेज में ज्वाइन होकर दिखाऊंगी तुम लोगों को। फ्रेंड्स, जान के करे या अनजाने में करे, स्पोकन वर्ड काम करता है। द नेक्स्ट ईयर आई हैव जॉइंड NCA इन द सेम कॉलेज। और मुझे वो NCA या MBA में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एग्जाम के बाद जब काउंसलिंग का डेट आ गया था तब पीपल अराउंड मी टोल्ड दैट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसे है, इसीलिए मैंने NCA चूज़ कर लिया। बिल्कुल कोई ड्रीम या कुछ नहीं था। मैंने सोचा अभी फिर रैंक तो अच्छा आ गया है, मिल जाएगा सीट तो NCA में ज्वाइन हो जाएंगे, ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। और बिफोर इवन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऐसा हुआ था कि दीपक का एंट्रेंस हमारे घर में हो गया है कि दीपक ने बिजनेस शुरू कर लिया। और मेरे बड़े जीजा जी, बड़े बहन के हस्बैंड, उनके कजिन थे दीपक। तो दीपक के टीम में मेरी बड़ी बहन और जीजा जी ज्वाइन हो गए और उनके टीम में मेरा भाई ज्वाइन हो गया।
तो एक्चुअली दीपक हमारा एक डिस्टेंट रिलेटिव है। तो आप जब भी बिजनेस शुरू करते हैं तो अपलाइन को देख के शुरू करते हैं या कॉन्सेप्ट को समझ के शुरू करते हैं? अपलाइन को देख के शुरू करते हैं। तो ऐसा होता था कि जब भी हम सभी साथ मिलकर बातें करते थे तो दीपक के बारे में बहुत डिस्कशन हो जाता था। ऐसा होता था कि वर्क एथिक्स बोले तो दीपक को देखनी चाहिए, कमिटमेंट बोले तो दीपक, कंसिस्टेंसी दीपक, परसिस्टेंसी दीपक, पॉजिटिव एटीट्यूड दीपक, व्हाट नॉट, जो भी पॉजिटिव वर्ड में सोच सकती हूँ दीपक को दे दिया जाता था। तो तब मुझे लगा ये दीपक कौन है, इसको तो एक बार देखना ही है। और आफ्टर दैट मैं फिर से अपने एंट्रेंस की वर्किंग में प्रैक्टिस में बिजी हो गई थी और दीपक फेड हो गया मेरे माइंड से। और मेरा भाई जो है जो बिजनेस में था वो ऐसे मीटिंग्स अटेंड करता था, बहुत कुछ सीखता था मीटिंग्स में, और वो घर में आके मुझे सिखाता था। मैं भी एक्सपेरिमेंट भी करता था एक दो। तो वो एक दिन आके मुझसे बोला कि अरुणा मैं देख रहा हूँ तुम बहुत हार्ड वर्क कर रही हो, क्या चाहिए तुम्हें ज़िंदगी में? तो आई वाज सरप्राइज, क्या पूछ रहा है ये मुझसे। लेकिन मैं बोली मुझे अच्छा रैंक चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोला नहीं नहीं वैसा नहीं, जो भी तुम चाहती हो उसे ड्रीम कहते हैं, तुम बोलो एग्जैक्टली क्या चाहिए तुम्हें, स्पेसिफिक होनी चाहिए। बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम में ड्रीम शुड बी स्पेसिफिक। तो वो मुझसे बोलो, मुझे सिखाया हो। तो मैं बोली मेरा जो भी एग्जाम है वो 200 मार्क्स का है, मुझे 180 से ज़्यादा आ गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो वो बोला एक काम करो, एक पेपर ले लो और जो भी तुम्हें चाहिए उस पेपर पे लिख लो और दीवार पे चिपका दो, रोज देखते रहना उसको, बट डोंट लीव योर एक्शन। तुम्हें काम तो करना ही चाहिए, उससे आफ्टर दैट यू इवन कीप लुकिंग एट दिस। वो बोला है। अभी मेरा भाई है, आई हैड फेथ इन हिम, भलाई तो सोचेगा। तो मैंने क्या किया, ऑल कलर्स के स्केचेस ला के एक पेपर लिया और उस पर 180 और प्लस लिख दिया और दीवार पे चिपका दिया। रोज देखती थी और अपना काम कर लेती थी। एग्जाम हो गया, रिजल्ट्स भी आ गए। कैन यू गेस हाउ मच आई स्कोर्ड? 181। फ्रेंड्स, वंस अगेन अनदर ग्रेट प्रिंसिपल, रिटन गोल्स दैट वर्क्स। अभी जब मैं लिख रही थी तब मुझे इतना यकीन भी नहीं था, भाई ने कहा मैंने कर दिया बस, लेकिन इट हैज वर्कड। और उसके बाद क्या हुआ, मैं एमसीए में ज्वाइन हो गई और आई वाज वेरी सीरियस इन माय एजुकेशन। लेकिन इस बिजनेस के बारे में मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन था, क्योंकि घर पे जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते थे वो बहुत अच्छे थे, पसंद आए मुझे। और फिर उस दिन मैं जो भी थी वो इस सिस्टम के वजह से थी। आई हैड ए गुड इम्प्रेशन ऑन द सिस्टम ऑल्सो। तो उसके लिए मैं सोची ये बिजनेस भी शुरू कर देंगे। वहाँ पे भी कोई डिजायर नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था, कोई नीड भी नहीं था, लेकिन सिर्फ ये था कि आज नहीं तो कल भाई के टीम में ज्वाइन होना है था तो चलो ज्वाइन हो जाएंगे। और लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं स्टूडेंट थी तब। आई वाज नॉट फॉर इट दैट आई आस्क्ड माय पेरेंट्स और माय ब्रदर फॉर मनी। तो मैं ट्यूशन्स फ्यू मंथ्स ट्यूशन्स में पढ़ाई, और जो इंस्टीट्यूट में के लिए मैं एंट्रेंस में जाती थी, एंट्रेंस कोचिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट में जाती थी, उसी इंस्टीट्यूट में फैकल्टी ज्वाइन हो गई, वही एंट्रेंस के लिए पढ़ाती थी और थोड़े पैसे कमा लिए। अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 4400 बहुत कम है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए बहुत होता है वो। तो इट टुक मी मैनी मंथ्स टू अर्न दैट मनी एंड उसके बाद मैं वो पैसे इकट्ठे कर लिए और बिजनेस में ज्वाइन हो गई। ज्वाइन होने के बाद मैं मीटिंग्स को आने लगी। अभी जिस कैरेक्टर का मेरा बहुत पॉजिटिव इंट्रोडक्शन हुआ था, उस कैरेक्टर को मिलने की चांस तब मिला मुझे। और इस टाइम पे आई जस्ट वांट टू मेक वन मोर पॉइंट हियर। जब हम कॉलेज में थे, डिग्री में, तो गर्ल्स कॉलेज था, जब ग्रुप ऑफ लड़कियां बैठते हैं और बातें करते हैं तो लड़कों के बारे में बहुत टॉपिक्स होते हैं। ऑनेस्टली मैं बता दे रही हूँ आज आपको। तो उन टॉपिक्स में अगर कोई फ्रेंड्स मेरे बोलते थे कि वो लड़का हैंडसम है, तो मैं बोलती थी वो क्या हैंडसमनेस है, हैंडसमनेस तो ये होता है करके मेरा अपना बड़ा लिस्ट बताती थी। उनमें पहला था कि लड़का पतला होनी चाहिए, और बोलती थी गोरा होनी चाहिए, मुझसे थोड़ा लंबा होनी चाहिए, मूंछ होनी चाहिए, गुड हेयर स्टाइल, ऑलवेज वेल ग्रूम्ड, नीटली टक, वैसे इतना बड़ा लिस्ट था मेरा। और जब मैं पहली बार दीपक को देखी तो ऐसे ही थे वो, तो ही वॉज थिन, और ऐसे ही ब्लेजर में थे, अच्छा सा नीट ड्रेस था, शूज थे, वेरी वेल ग्रूम्ड। तो मैं तो एकदम फ्लैट हो गई उन पे, लेकिन किसी से बताई नहीं। अगर मैं अपने भाई को जाके बोलती कि वो लड़का बहुत अच्छा लगा मुझे, तो वो मारेगा मुझे और घर पे बिठाएगा। तो किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन में बहुत इम्प्रेस हो गई थी मैं, और उनको बहुत एडमायर करती थी। और
ऐसा होता था कि जब भी हम मीटिंग में जाते थे तो पहले 10 मिनट मीटिंग शुरू होने से पहले मैं कहीं कॉर्नर पे बैठती थी और दीपक को एडमायर करती थी। वो तभी से होस्ट थे मीटिंग के, तो ही इज टू बी वेरी बिजी मूविंग अबाउट हियर एंड देयर। तो जब भी जाते थे तो किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन मैं बहुत एडमायर करती थी उनको। उसके बाद जब मीटिंग शुरू हो जाता था तो एकदम पक्का ब्रिट और डिस्ट्रीब्यूटर थी और बहुत फोकस करती थी बिजनेस पे। दीपक को उस टाइम पे तो भूल जाती थी, लेकिन मीटिंग के बाद जब मेरा भाई उसके टीम से बातें करता था तब मैं उसी कॉर्नर से यूज्ड टू फ्रॉम अ कॉर्नर, व्हाट डू यू कॉल, कॉर्नर ऑफ माय आई यूज्ड टू वॉच दीपक, एडमायर करती थी फिर से। तो ऐसे कुछ दिन आई वाज वेरी हैप्पी एडमायरिंग दीपक, लेकिन मुझे भी तो बिजनेस में सीरियस होना ही पड़ा। तो आई बिकेम सीरियस इन माय बिजनेस। आई वाज परस्यूइंग माय एजुकेशन सीरियसली, प्लेसमेंट्स के टाइम भी आ रहा था, तो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट दे रही थी और ऑल्सो बिजनेस। उस टाइम पे जब दीपक फेड हो गए मेरे माइंड से, वो क्रेजीनेस निकल गया था, तब एक दिन दीपक मेरे पास आके बोले कि अरुणा अभी मैं शादी करना चाहता हूँ और मुझे आपकी बहन बहुत दिनों से मालूम है, 7 साल से मालूम है। शी इज़ वेरी गुड, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड योर फैमिली इज़ गुड, तुम भी तो बुरी नहीं लगती, और मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिस बिजनेस समझ में आ गया हो और वो मुझे 100% सपोर्ट करेगी घर में और बाहर। सिर्फ ये था उनकी बात। अभी पहले से ही मैं दीपक से बहुत इम्प्रेस थी। अभी वो बोले कि क्या हम दोनों शादी कर लेंगे, आफ्टर ऑल दिस ही सेड शादी कर लेंगे। तो मुझे वो पहले से ही पसंद थे, तो मैं एकदम खुश हो गई, लेकिन लेवल तो दिखाना था। ही केम टू मी फॉर प्रपोजल, तो मैं बोली नहीं ये डिसीजन तो मेरा नहीं है, मेरे पेरेंट्स से बात करो आप, अगर उनको नो प्रॉब्लम है तो मेरा भी नो प्रॉब्लम है। ही सेड ओके फाइन। उसके बाद मैं तो कह तो दिया कि आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स, लेकिन टेम्प्ट हो गई मैं। तो 1-2 बार फ़ोन पे बात हो गई, उसके बाद हम दोनों थोड़ा लव स्टोरी चला दिए, और उसके बाद एक दिन वन फाइन डे हम दोनों अपने अपने घर में ये प्रपोजल लेके गए। अभी ऐसा होता है कि आप कोई प्रपोजल अपने पेरेंट्स के पास ले जाएंगे या वो कोई प्रपोजल लाएंगे, बहुत डिफरेंस होता है कॉन्फिडेंस में। मेरे पेरेंट्स सोचे कि ये छोटी बच्ची एक शायद उसके जाल में फंस गई हो, कौन जाने अगर वो अच्छा लड़का नहीं हो तो ज़िंदगी भर सफ़र हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ दो तुम, हम एक अच्छा सा रिश्ता लाएंगे, उससे शादी कर लेना। लेकिन उस टाइम पे हम दोनों बहुत ही कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट थे, और फाइनली ऐसा हुआ था कि वी गेव देम बिलीव दैट वी रियली लाइक ईच अदर, एंड हम दोनों बहुत अच्छे एक दूसरे के लिए। और फिर ऊपर से मेरी बहन जो थी उसने भी तो अच्छा सर्टिफिकेट दे दिया कि उनका फैमिली भी अच्छा है, वो तो बहुत जानते हैं फैमिली को, तो कह दिया। सो फाइनली दे अग्रीड फॉर आवर मैरिज। और इस टाइम पे मुझे लगता है कि आई शुड बी थैंकफुल टू दीज पीपल फॉर एवर, मेरे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, जिन्होंने करेक्ट टाइम पे हमारे डिसीजन को सपोर्ट किया और हमारी शादी करवा दी। नहीं तो कौन जाने, उनका तो ये बिजनेस फुल टाइम है, मैं अपने करियर में तभी सेट होने वाली थी। इस टाइम पे अगर हम रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते तो शायद वी वुड हैव स्क्रूड अप आवर करियर। तो ऑन द अदर हैंड दे हैव सपोर्टेड अस वेरी मच। और इसके बाद मैं भगवान को आई वांट टू बी थैंकफुल फॉर एवर, बिकॉज उन्होंने मुझे इतनी सी विजडम दी कि मैं ये बिजनेस की पोटेंशियल समझ पाऊँ और फिर दीपक की प्रपोजल को भी समझ पाऊँ। और ऑल्सो फॉर दिस दैट उन्होंने दीपक को ये आइडिया दिया है कि मैं उनकी सूटेबल पार्टनर हो सकती हूँ, तो आई एम थैंकफुल टू हिम। और फिर दीपक को, क्योंकि उन्होंने मुझे चूज़ किया अपनी लव और ये लाइफस्टाइल शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा चलता है हमारा फ्रेंड, आज भी वी आर विद वेरी गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, और अच्छे बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे को। और शादी हो गया हमारा 2005 में। उसके बाद आई गो ऑन प्रेग्नेंट, डिलीवरी के डेट नज़दीक आ रहा था। मैं इन्फोसिस में काम कर रही थी। इन्फोसिस हमारे घर से बहुत दूर है, अबाउट 35 किलोमीटर, सो अप एंड डाउन मिला के 70 होता था। तो मैं वैसे भी ऑफिस में जा रही थी, सुबह से शाम तक ऑफिस में थी, और उसके बाद शाम को दीपक को बिजनेस में 100% सपोर्ट कर रही थी। अगर घर पे होती तो मदर इन लॉ को सपोर्ट करती थी घर के काम में। वेन एवर आई एम एट होम माई मदर इन लॉ कुड काउंट मी। तो ऐसा हुआ था कि डिलीवरी का डेट जब आ रहा था तब मुझे लगा कि 24 आवर्स शायद काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि और एक छोटा बच्चा या बच्ची आने वाला है, मुरा, शी नीड्स माई 100% टाइम। तो उस टाइम पे मुझे एक चॉइस करना पड़ा। अनअवॉइडेबल थिंग्स है कि घर पे रहूं तो मदर इन लॉ को सपोर्ट करना और बेटे या बेटी जो भी होगी उसको उसकी देखभाल करना। सो अवॉइडेबल एक ही है, आइदर जॉब या बिजनेस। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं जो भी जॉब कर रही थी वो इट वाज गुड फॉर मी, लेकिन जो भी बिजनेस में मैं दीपक को सपोर्ट कर रही हूँ दैट इज बेटर फॉर बोथ ऑफ अस एंड द जनरेशंस टू कम। तो ये सोच के मैंने बेटर वन चूज कर लिया और इन्फोसिस को रिजाइन कर दिया, और डिलीवरी हो गई।
एंड आई हैव गिवन बर्थ टू अ मेल चाइल्ड, श्रीराम नाम दिया है उसका हमने। और इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी 1 महीने के बाद हमें ऐसे ही एक सेमिनार करना पड़ा आंध्र प्रदेश में। गेटिंग ए सेमिनार फ्रॉम ब्रिट सिस्टम इज ए प्रिविलेज, तो टालने का मन तो नहीं करता है, लेकिन बेटे को देखो तो सिर्फ 1 महीने का था, तो मैं बहुत कंफ्यूजन और टेंशन डाउट्स ये सब आ गए कि क्या करूँ मैं अभी। आई वॉज इन अ टेंस, अभी ये राइट टाइम है बच्चे को छोड़ने का या नहीं, और मेरा भी पहला बच्चा था, तो आई हैड सो मेनी थिंग्स टू थिंक अबाउट हिम। तो मैं बहुत टेंशन और कंफ्यूजन में थी। उसी टाइम पे मैंने एक कैसेट सुना है। उस कैसेट में वो लेडी बोल रही थी, अगर आप जब भी इस बिजनेस के काम पे कहीं बाहर जाते हो बच्चों को छोड़ के, तो आपके काम लोगों के भला के लिए होता है और भगवान उससे खुश हो जाएंगे। और जिस काम से भगवान खुश होते हैं तब वो आपके बच्चों के पास एक सुरक्षा कवच लगा देते हैं, ताकि ऐसा कुछ नहीं होता जो नहीं होनी चाहिए। Now I got this message in the right time. Maybe usually we say ना when we are looking for something God will give the solution. तो मुझे ये मिल गया तो थोड़ा कंफ्यूजन तो गया। और फिर जब मैं सोच रही थी कि और बहुत एनालिसिस कर रही थी क्या करूँ अभी कैसे करूँ, तो उस टाइम पे मुझे ये भी सोच आया था कि मैं अगर अपने बच्चे को छोड़ती भी हूँ तो किसके पास छोड़ती हूँ? अपने मदर के पास छोड़ सकती हूँ। अभी मैं तो सिर्फ 1 महीने की मदर हूँ। माई मदर हैज बीन ए मदर फॉर क्वाइट 30 ईयर्स में भी, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे, तो आराम से छोड़ सकती हूँ सेफ हैंड से। इफ नॉट माई मदर, किसके पास छोड़ेंगे? मदर इन लॉ के पास छोड़ेंगी। वो भी तो, उनका भी तो मोर देन 30 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो वो भी ठीक है, अच्छे ही हाथ में छोड़ने वाली हूँ। अगर ये दोनों भी नहीं है मेरे पास तो किसके पास छोड़ूंगी? कोई क्रेच में छोड़ूंगी। क्रेच, जो औरत क्रेच लगाती है उसको भी थोड़ा तो एक्सपीरियंस होगा, उनके भी बेटे या बेटी होंगे, और वो मेरे बच्चों के जैसे और बहुत बच्चों को पालती है। तो आई फेल्ट मे बी लिविंग इन अ क्रच इज ऑल्सो सेफ। तो ये सोच के मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया। और उसके बाद अभी वो 5 महीने का है, आज एग्जैक्टली ही इज बिकम 6 months ओल्ड। तो वो अभी मेरे घर में मदर इन लॉ के पास है। थैंक्स टू माई मदर इन लॉ फॉर गिविंग मी ऑल दिस सपोर्ट। तो आज क्या है, बहुत मुश्किल है। पहले 1 महीने में छोड़ना इज डिफरेंट, वो मुझे जानता तक नहीं था, लेकिन आज वो मुझे पहचानता है। अगर मैं नहीं दिखती सामने तो वो रोता है, लेकिन मैं ये ही सोचती हूँ कि अगर आज मैं उसको छोड़ दूँ वो टेम्पररी है। कुछ दिनों के बाद जब मैं बिजनेस में बहुत तरक्की कर लेंगे हम, और घर में हमेशा रह पाऊंगी, तो आई कैन गिव हिम एनीथिंग एंड ऑल द लव आई कैन। तो ये सोच के मैं उसको छोड़ के आई हूँ घर पे। और मुझे लगता है कि अगर मैं जॉब पे फिर ज्वाइन हो जाती तो क्या मैं छोड़ के नहीं जाती ऑफिस को? और क्या अगर जॉब की वजह से मुझे और एक शहर में जाके 3-4 दिन रहना पड़ता है, तो क्या जॉब के लोग अलाउ करेंगे बच्चे को ले जाने के लिए? नहीं अलाउ करते। आई हैव चोजन दिस बिजनेस एज माई कैरियर। कैरियर बोले तो कुछ भी करनी चाहिए उसके लिए। इफ आई वॉज इन जॉब आई वुड हैव लेफ्ट माई चाइल्ड, इफ आई एम इन बिजनेस आई विल लीव माई चाइल्ड। लेकिन जॉब परमानेंट है, ये टेम्पररी है, ये सोच के मैं छोड़ के आई हूँ। एंड एक्चुअली स्पीकिंग, मेरा ये जो भी मैं आपको कहती हूँ इतना टचिंग स्टोरी नहीं है जैसे दीपक का। अभी वो बताएंगे वो कितने स्ट्रगल से पार किए हुए हैं। लेकिन मैंने अपने ये सब एक्सपीरियंसेस इसलिए शेयर किया क्योंकि ये बताना है मुझे कि जो भी ब्रिट प्रिंसिपल्स है वो बहुत यूनिवर्सल है। मैं अपने ज़िंदगी में ब्रिट प्रिंसिपल्स एवरी प्लेस आई हैव यूज्ड देम। अपनी एजुकेशन में यूज़ किया, आई वाज सक्सेसफुल देयर। मैरिज के प्रॉब्लम्स में यूज़ किया, वहाँ पे वी वर सक्सेसफुल। आफ्टर बिजनेस चाइल्ड को छोड़ने के टाइम पे एक्सपेक्टेशन, पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन यूज़ किया, देयर ऑल्सो वी आर सक्सेसफुल। आवर चाइल्ड इज प्लेइंग एट होम। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपको कि आप भी अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको सिखाइए ब्रिट प्रिंसिपल्स, वो बहुत यूनिवर्सल है। आप और वो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी हर जगह तरक्की पाइए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बैक टू दीपक। ओके, लेट्स गिव अ बिग हैंड टू हर वंस अगेन। तो मेरा जो एमए बिजनेस में एंट्री था वो बहुत डिफरेंट था, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर जो है वो मेरा एक स्ट्रेंजर था। और 1998 में एक्चुअली मैं ये प्लान देखा था। मेरे चाचा जी जो है, फादर के ब्रदर, ओन ब्रदर, उसने एक दिन हमारे घर को आए और हम सेकंड शो मूवी को जा रहे थे एक्चुअली वन सैटरडे नाइट। तो रात को 9 बजे को आए थे और मुझे प्रॉस्पेक्टिंग किया। वो भी कैसे बोले तो मेरे चाचा जी के बेटा जो है वो मेरा स्पॉन्सर के स्कूल में पढ़ता था। माई स्पॉन्सर हैड ए स्कूल एंड माई ब्रदर वाज स्टडीइंग इन दैट स्कूल। तो मेरा स्पॉन्सर जो है वो छोटे बच्चे के ऊपर प्रॉस्पेक्टिंग कर रहा था, 10 साल के बच्चे का। तो उसने उसके पिताजी को प्रॉस्पेक्टिंग किया, उसके पिताजी मुझे प्रॉस्पेक्टिंग किया। इट वॉज इनडायरेक्ट प्रॉस्पेक्टिंग।
ठीक है, तो मेरा अंकल मेरे घर को आके पूछे, दीपक एक अच्छा बिजनेस है कहते हैं, आपको ज्वाइन होना है, बस कुछ करने का नहीं है और एवरी मंथ 50,000 आ जाएगा, कोई इंटरेस्ट है क्या? तो पता है क्या मैं क्या बोला अंकल को, मेरे चाचा जी को, चाचा जी मुझे तो आपके बारे में नहीं मालूम, मेरे ख्याल से ये दुनिया में कोई इतना बुद्धू नहीं है कि वो 50,000 नहीं कमाना चाहता है जबकि कुछ नहीं करने का है। पता है आपके पास क्या है? तो हम दोनों मूवी कैंसिल करके स्पॉन्सर को घर गए प्लान देखने के लिए। कब रात को 10 बजे को गए और मेरे स्पॉन्सर जो है जस्ट एक हाफ किलोमीटर मेरे घर से हाफ किलोमीटर डिस्टेंस में रहते हैं, आज भी वैसे ही रहते हैं। ठीक है, उसका खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस है इसलिए वो बहुत बिजी है, लेकिन मेरा कुछ और नहीं था इसलिए मैं इसमें ही बिजी हूँ। ठीक है, तो रात को 10 बजे को गए, 3rd फ्लोर में दिखाए थे, तो उस दिन लाइट भी नहीं था, तो उसने एक लैंटर्न लगा के, केरोसिन पंप वाला लैंटर्न लगा के प्लान दिखाए, 45 मिनट्स कुछ प्लान दिखाए, गोल गोल चक्कर ला रहे, और तब तो 963 प्लान, तो प्लान दिखाए, LOC के बारे में बात करे, डायमंड बोले, EDC बोले, सब कुछ बोले। एंड ऑफ द प्लान में 50,000 ला लिए कैसे भी। ठीक है, दैट्स व्हाट यू शुड लर्न। तो मेरा स्पॉन्सर बोला आपको अगर 50,000 चाहिए तो आप इसमें आ जाओ, और उसने बोला कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 4,200 रुपीज़ है, और ही इग्नाइटेड माई ड्रीम दैट डे। और हम दोनों आ गए प्लान के बाद, उसने कुछ मटेरियल नहीं दिया, कोई फॉलोअप नहीं किया है, कोई बोयो भी नहीं दिया था, लेकिन हम दोनों आ गए थे घर को। और मेरे चाचा जी घर को गए, खाना खाए, सो गए, क्योंकि उसको ये बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो ऑलरेडी मैनेजर लेवल में थे कोई कंपनी में। और घर जाने के बाद मैं खाना खाने के बाद सोने के लिए ट्राई कर रहा था, बट आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, इसलिए कि मुझे दिमाग में वो गोल गोल के दिख रहे सर्कल्स, तो मैं वो भूल नहीं सका वो 50,000 का प्लान। मुझे इतना भी नहीं मालूम कि वो बिजनेस का नाम है, उसने वो नाम भी शायद बताया नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मेरा ड्रीम इतना स्ट्रांग हो गया कि मैं उस दिन रात डिसाइड कर दिया कि कैसे भी इसको करना है, कुछ भी होने तो इसको करना है। तो आई आस्क्ड फॉर मनी, बहुत लोगों को पूछा था कि 5,000 दे दो, वापस दे देंगे 3-4 महीने के बाद, लेकिन बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, ऑलरेडी कर्जे में, तो कोई नहीं दिया पैसे। तो 6 महीने ऐसे हो गए। ठीक है, तो आई वॉज नॉट एबल टू अरेंज मनी 4,200। तब 1998 में 4,200 मुझे बहुत पैसा था। ठीक है, शायद आज वो एक दिन आज का हमारा होटल का वो शायद बिल है, लेकिन तब एक बहुत बड़ा मनी था 4,200 रुपीज़। तो 7th मंथ में मुझे एक आइडिया आया था कि क्यों ना मैं अपने पिताजी से पूछूं, कोई लोन ले लूं, वो रेलवे एम्प्लॉई है ना। तो उसने PF अप्लाई किया और 1 महीने के बाद लोन आ गया 5,000 रुपीज़। तो मैं 4,200 रुपीज़ का DD ले लिया और मेरा स्पॉन्सर के घर गया। मेरे चाचा जी नहीं आए मुझसे, ये वो बहुत बिजी हो गया है। तो आई वेंट अलोन टू माई स्पॉन्सर्स हाउस। जॉब होने के बाद रात को जाता था, शाम को 6 बजे के बाद। तो मैं एवरीडे मैं स्पॉन्सर को घर जाता था, लेकिन उसको आई कुड नॉट मीट हिम। क्यों बोलते, उसको एक हार्डवेयर शॉप है, तो रात को 10 बजे को आता है आज भी। तो 10 दिन ऐसा हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, लेकिन मेरे स्पॉन्सर को नहीं देख रहा हूँ मैं। तो बाय द टाइम 99 केम, समटाइम May 99 हैज कम। तो 8 months हैज लैप्स्ड प्लान देखने के बाद। ठीक है, कैन यू इमेजिन, उसके बाद मेरे स्पॉन्सर को मिलने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया, few weeks it took me। क्यों? I was not getting his appointment। तो एक दिन मैं डिटर्मिनेशन ले लिया, डिसीजन ले लिया कि आज मैं या वो एक ही रहना है। I should either see him or he should see me, that's it। तो रात को 11:30 बजे के बाद वो मूवी देख के आ रहे थे, शायद 11:30 के बाद आए घर को, और मैं उसके वरांडा में बैठा था। वो मुझे देख के he was shocked। He asked me, who are you? आप कौन है, आपको क्या चाहिए, इतना रात मेरे घर के बाजू में क्या कर रहे हैं? तो मैं इसको रिप्लाई किया कि सर, आपने मुझे एक साल पहले 98 में एक प्लान दिखाए थे, एक जो 50,000 रुपीज़ का बिजनेस आया दिखाए थे ना, मैं उसके लिए एक DD लाया, मुझे स्पॉन्सर कीजिए। और मेरा स्पॉन्सर जो वो ही वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, क्योंकि उसके ज़िंदगी में मैं पहला डिस्ट्रीब्यूटर था जो जाके उसकी टीम में स्टार्ट हुआ है। नोबडी जॉइंड। बाद में पता चला है कि उसके ग्रुप में मैं फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ।
ठीक है, क्योंकि वो किसी को प्लान नहीं दिखा रहा था। इंसिडेंटली ही शोड मी द प्लान, दैट टू ही डिड नॉट शो मी, आई सॉ द प्लान। मैं जाके प्लान देखा था। तो ही डिड नॉट लूज द पोस्चर, बोला अब कुछ फिक्र मत करो, अब जाओ मैं किट ला लूंगा। और उसको नहीं मालूम किट भी किधर से आता है। क्यों, उसका स्पॉन्सर जो है अमेरिका में आज भी, उसका भाई है स्पॉन्सर, ठीक है, वो रशिया के ग्रुप में है। तो उसका भाई उधर है, तो कहीं से भी वो पता कर दिया एमबी ऑफिस के जरिए, चेन्नई में था तब। तो ही सेंड द डीडी और 10 दिन के बाद किट आ गया। ये पूरा होने के महीने में एक ऑलमोस्ट 1 ईयर टाइम लग गया। तो 99 मिडिल 99 आ गया। मैं प्लान देखा था 98 में जब लॉन्च हुआ था, लेकिन स्टार्ट किया है समटाइम अगस्त 99 में स्टार्ट किया है। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है प्लान देखने के बाद। लेकिन मेरा ड्रीम इतना स्ट्रांग था कि मैं ये बिजनेस को भूला नहीं, ठीक है। तो मेरा एक मैसेज है कि अगर प्लान दिखाने वाला आदमी ठीक तरह से नहीं दिखाएगा तो भी, अगर देखने वाला आदमी अच्छा है तो कैसे भी वो बिजनेस में आ जाएगा। और समझो, जो प्लान देखने वाला है वो राइट पर्सन नहीं है, अगर बिल्कुल प्लान दिखाए तो भी वो अंदर नहीं आएगा, वो भी सच्ची है, ठीक है। तो वो मैं बिजनेस स्टार्ट किया। वो फ़ोन कॉल आया था मेरा स्पॉन्सर से, उसने बोला दीपक आपका किट आ गया, आप आके किट ले सकते हैं। तो मेरा एक साइकिल था उस टाइम पे, तो साइकिल लेके मैं रात को 9 बजे को उसके घर गया और किट ले लिया, कुछ फॉर्म साइन किया। और उस दिन एक चैलेंज किया मेरे स्पॉन्सर का, सर मुझे ये नहीं मालूम कि आप ये डब्बा से क्या करेंगे, लेकिन मैं ये डब्बा यूज़ करके बिजनेस के थ्रू I will buy my first car in 2 to 3 years. I challenged my sponsor and I did it in exactly 3 years from that day. 3 साल में किया। 2001 एंडिंग में मैंने खुद अपना टाटा इंडिगो फर्स्ट कार खरीदा है थ्रू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। द बिजनेस इज सो पावरफुल, ठीक है। तो किट ला लिया, लेकिन कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि वो किट में से 6 लोग आ जाएंगे और मैं डायमंड बन जाऊंगा। वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो आई वॉज इन अ रॉन्ग इम्प्रेशन। क्यों, मेरा स्पॉन्सर भी एक्टिव नहीं था और कोई मीटिंग्स के बारे में नहीं मालूम था और मुझे सिस्टम भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो ऐसे 3-4 महीने हो गया, मैं बहुत लोगों को प्लान दिखाता था। प्लान क्या है, सर्कल डालो, उसमें 50,000 डालो और पूछो आना है कि नहीं। दैट इज माई प्लान, नॉट 1 आवर प्लान। 1 मिनट में प्लान हो जाता है और 2nd मिनट में फॉलो हो जाता है और 3rd मिनट में वो आउट हो जाता है, ठीक है। दिस वॉज माई प्लान इनिशियली व्हेन आई वॉज नॉट एक्टिव इन द बिजनेस। तो ऐसे हो गया 3-4 महीने, मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, इतना अच्छा बिजनेस है तो क्यों सब लोग नहीं आ रहे इसमें और मेरे नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है। तो एक दिन मैं बस में जा रहा था, तो एक क्रॉस ट्रेन मुझे देखा और वो मुझे एक बड़ा मीटिंग में लेके गया, ठीक है। और वो भी क्या, वो मीटिंग जो है वो कोई ओपन मीटिंग नहीं है, पेस मीटिंग नहीं है, उसने सीधा मुझे एक डायमंड के सेमिनार में लेके गया, बीबीएस में लेके गया, वो ऐसा वाला बीबीएस में। तो मेरा तब टिकट था 100 रुपीज़, टिकट खरीद के मैं अंदर गया के बाद ऐसे लोग बहुत लोग हैं, कोई स्पीकर बात कर रहा था, मुझे ये नहीं मालूम कि वो क्या बोलना चाहता है। 3 आवर्स बात किया है, वो ड्रीम बोल रहा है, डायमंड बोल रहा है, ज्वेलरी के बारे में बता रहा है, कार बोल रहा है, लेकिन बिजनेस में काम क्या है वो नहीं बोल रहा है, लाइक हाउ आई एम डूइंग राइट नाउ, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आया, एक बात घुस गया कि बिजनेस में कुछ है, दम है बिजनेस में, अगर करेंगे तो पक्का लाइफ में सेटल हो जाएंगे। तो आई टुक ए डिसीजन आफ्टर दैट बीबीएस। बाहर आ गया, बाहर आके देखा तो मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया उसमें। तो आई हैड नो चॉइस, मुझे किसी से भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था, तो आई डिड नॉट आस्क एनीबडी फॉर लिफ्ट। तो मेरा घर जो था 13 किलोमीटर दूर था, तो मैं पैदल चला गया रात को 13 किलोमीटर। नाइट 2 o'clock आई रीच्ड माई हाउस। तो दैट कमिटेड आई वॉज व्हेन आई सॉ द प्लान, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 3-4 महीने के बाद मुझे एक डाउट आया कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, क्यों नोबडी इज जॉइनिंग में। तो मेरा सिस्टर जो है वो बॉम्बे में थी, उसका नाम विजय लक्ष्मी है। तो आई रिक्वेस्टेड माई सिस्टर, कोई भी मेरे नीचे नहीं आ रहे, आप आ जाओ मेरे नीचे, कम से कम आप डिस्ट्रीब्यूटर बनो। तो जस्ट टू अवॉइड मी, राइट, शी जस्ट गिव मी 4,200 एंड शी जॉइन मी एज माई फर्स्ट डाउनलाइन। उसका नाम विजय लक्ष्मी है। ऐसा मेरा फर्स्ट डाउनलाइन जो है वो महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ है, बॉम्बे से, ठीक है। तो जब मेरे सिस्टर ज्वाइन हुआ है तो 1 डिस्ट्रीब्यूटर था मेरा नीचे और वो भी इनएक्टिव है, ठीक है।
और हैदराबाद में बिजनेस करने के लिए ट्राई कर रहा था, बहुत ट्राई किया, लेकिन इट वाज नॉट वर्किंग आउट बिकॉज मेरा ये ब्यूटीफुल सिस्टम से परिचय नहीं हुआ था, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम में। तो 1-2 महीने के बाद मुझे पता चला कि ऐसे मीटिंग्स होते हैं हैदराबाद में। तो आई स्टार्टेड प्लगिंग टू द मीटिंग्स, और मुझे बहुत लोग क्रॉस लाइन से परिचय हुआ था, बालाजी सुकुमार, अशोक रेड्डी, ये सब बहुत सक्सेसफुल लीडर्स हैं हैदराबाद में, तो उनसे परिचय हुआ था और मैं प्लान दिखाना सीख लिया था तब तक। आई वॉज लर्निंग हाउ टू शो द प्लान, और प्लान दिखाना शुरू कर दिया। शायद 100 या 200 प्लान दिखा दिया। 10-15 लोग आए, जितना फास्ट आए उतना फास्ट बाहर गए। क्यों? उसको एक स्कीम जैसा दिखाया था मैं, और इसलिए चले गए वो बिजनेस में। प्रॉब्ली आई वुड हैव ब्लोन आउट मोर देन 200 पीपल इनिशियली विदाउट नॉलेज। पता नहीं मैंने अच्छा किया बुरा किया। अगर वो सच्चे में अच्छे आदमी थे तो मेरे जैसे बिजनेस में टिकते थे, आप बाहर नहीं जाते थे, ठीक है। तो मे बी दे आर नॉट द राइट पीपल। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स ट्राई किया, कुछ लोग आए लेकिन गए। मेरा बिजनेस में मोमेंटम नहीं आ रहा था। आई वॉज गोइंग 3%, 6%, अगेन 3%, 3%, 6%, 6%, 3%, वही हो रहा था। क्यों? आई वॉज द ओनली गाय हु वाज बिल्डिंग द बिजनेस। मेरे टीम में कोई एक्टिव नहीं था। तो उसके बाद एक बड़ा फंक्शन हुआ था FED बोल के 2000 में बॉम्बे में हुआ था, अंदर ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो मैं और मेरा क्रॉस लाइन जो है बालाजी सुकुमार दोनों गए उधर, और उधर देखा तो ऑलमोस्ट 15,000 पीपल थे। मैंने लाइफ में कभी भी एक जगह पे 15,000 पीपल को कभी देखा नहीं, ठीक है। तो वो देख के मुझे इतना एक्साइटमेंट आ गया कि बिजनेस में कुछ है, नहीं तो इतने लोग पागल नहीं हो सकते। एक आदमी 500-600 टिकट खरीद के आ रहा है और इधर 10 घंटा बैठ रहा है, तो वो सब लोग पागल तो नहीं हो सकते। कुछ लोग डॉक्टर है, एक्टर है, कुछ लॉयर्स है, कुछ प्रोफेशनल्स है। तो बिजनेस में कुछ है, मुझे नहीं मालूम कि कैसे करना है, लेकिन बिजनेस अच्छा है। आई टुक ए डिसीजन, एंड बाई मिस्टेक उस दिन क्या हुआ है कि मैं फर्स्ट रो में बैठ गया, जो सिल्वर एंड अबोव होते हैं उसमें बैठ गया मैं। और एक ग्रेट एग्जीक्यूटिव आया था और मुझे पूछा आप सिल्वर है क्या? मैं बोला मुझे सिल्वर गिल्वर कुछ नहीं मालूम, मैं बिजनेस में ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो उसने बोला अगर आप सिल्वर नहीं तो इसे कैसे बैठ गया, पीछे जाके बैठो। ही टच्ड माय ईगो। उस दिन मैं डिसीजन ले लिया आफ्टर FED कि ये सिल्वर जो है ना उसको अंत देखना है कैसे भी। आई नीड टू गो आउट ऑल आउट एंड गो सिल्वर। फ्रेंड्स, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, दिस इज 2000 में हुआ है। 2001 में एग्जैक्टली 12 मंथ्स में मैं सिल्वर बन गया है, और वो भी एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। कोई भी 10,000 PV से सिल्वर बनता है फर्स्ट टाइम, बहुत टफ है वो भी, ठीक है। मैं 14,500 PV से सिल्वर हो गया। आंध्र प्रदेश में ऑल टाइम रिकॉर्ड है आज भी। तो दैट इज हाउ आई वेंट सिल्वर, ठीक है। उसके बाद मेरा स्ट्रक्चर अच्छा था, तो 3 महीने में गोल्ड प्रोड्यूसर बन गया था, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में प्लैटिनम भी बन गया था। तो 8th मंथ में मैं दिल्ली फॉर्म देखने भी गया था 2002 में। तो आई अंडरस्टूड बिजनेस का पोटेंशियल समझ में आ गया। बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस, इसमें बहुत पैसा है। तो आई स्टार्टेड ग्रोइंग इन द बिजनेस, बहुत लोगों को हेल्प करना शुरू किया। वही साल में हम रूबी बन गए, और वही साल में हम सफ़ेयर बने। फिजिकल ईयर क्लोजिंग में फाउंडर सफ़ेयर भी बन गए उसी साल में। और 2003 में हमारा 3 लेग्स क्वालिफाई हो गया है, और हमारा फर्स्ट लेग जो था है वो मेरा इसके सिस्टर जो है कृष्ण कल्याणी, वो हमारा फर्स्ट लेग था जो हमारा एमरेटशिप में पार्ट है। तो आई स्पॉन्सर्ड माई ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। तो वो 1 साल तक शायद कुछ नहीं करे, कुछ पर्सनल चैलेंजेस थे, लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहा था उसको हेल्प करने के लिए। और सेकेंड ईयर में वो एक्टिवेट हो गया बिजनेस में, और वो ऑलमोस्ट 2 इयर्स में फाउंडर प्लैटिनम बन गए, और वो हमारा फर्स्ट लेग बन गए। उसका नाम है केशव शास्त्री, और कृष्ण कल्याणी वो हैदराबाद से, वो फाउंडर एमरल्ड से हमारे नीचे, वो हैदराबाद में आज। और सेकेंड लेग जो है वो मेरा सिस्टर है, उसने मुझे मेरे चाचा जी को स्पॉन्सर किया, जिसने मुझे एक्चुअली प्लान दिखाया था। वो 2 साल के बाद मेरे सिस्टर के नीचे आ गया, और तीसरी साल में वो प्लान किसी और आदमी को स्पॉन्सर किया जो बहुत डायनेमिक बन गया, और वो 2 साल के बाद वो एमरल्ड बन गया। उसका नाम है रमेश एंड विष्णुप्रिया, देयर आल्सो एमरल्ड्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हैदराबाद। तो वो हमारा सेकेंड लेग बन गया। और तीसरा लेग जो है मेरा एक कोलीग था जो डॉक्टर रेड्डीज में काम करता था। मैं इसको देखता था एवरी डे, ही इज फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ। एक दिन उससे पूछा है कि आपको टाइम चाहिए क्या, मनी चाहिए क्या, सिक्योरिटी चाहिए क्या, आपको लाइफस्टाइल चाहिए क्या? तो बोला आपके पास क्या है, बोलो ना क्या है आपके पास। आई शोड हिम द प्लान, वेंट टू हिज हाउस, शोड द प्लान, और ही वाज टू एक्साइटेड। वही दिन स्टार्ट हो गया वो।
और 1.5 ईयर में वो भी प्लैटिनम चला गया था। उसका नाम है वेंकट एंड मीनाक्षी पट्टीपल्ली। दे आर फाउंडर प्लैटिनम्स राइट नाउ इन हैदराबाद एंड दे आर आवर थर्ड लेग फॉर अवर मेंबरशिप। तो हमारे में कुछ ग्रेटनेस नहीं है कि दीपक इज ग्रेट और अरुणा इज ग्रेट। एक्चुअली ये 3 कपल जो है ना वो बहुत ग्रेट है, क्योंकि उसने डिसीजन लिया है कि वो हमें एमरल्ड देखना चाहते हैं और वो फाउंडर प्लैटिनम बनना चाहते थे। सो वी थैंक दीज 3 कपल्स एंड आवर अपलाइन मेंटर राज शाह, दिस ब्यूटीफुल सिस्टम ब्रिट वर्ल्डवाइड, कि आज हम आपके सामने ये माइक पकड़ रहे तो इनके वजह से हुए, हमारा कुछ भी ग्रेटनेस नहीं है। वी ओwe our सक्सेस टू दीज पीपल। तो दिस इज हाउ वी वेंट एमरल्ड इन द बिजनेस। और हमारा 5 लेग आज क्वालिफाई हो गया है, वी आर वर्किंग ऑन आवर 6th लेग। डन डील, नेक्स्ट ईयर हम डायमंड बन के रहेंगे इंडिया में। ठीक है, मैं तो आपको बता दिया पूरा स्टोरी जो है वो शायद 45 मिनट्स में बता दिया, लेकिन बिजनेस ऐसे नहीं चलता है। टेक सम टाइम टू बिल्ड द बिजनेस। ठीक है, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि मैं बहुत मुश्किल टाइम में से गुजर के आया था ये बिजनेस में। मेरे पास कभी कभी खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे और कभी कभी टेप्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, कभी सलाह आने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो जब मैं 2000 में काम कर रहा था, जब आई वॉज ए 12%, तो आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ फाइनेंशियल चैलेंजेस। बिजनेस अच्छा है लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, तो इधर से भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। आई यूज टू कट ऑन समथिंग एल्स इन माई लाइफ। तो सब लोग क्या करते, दे आर वेरी फूड कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस। तो मैं बोला कि एक टाइम अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाते हैं, यू कैन स्टिल सक्सीड एंड सर्वाइव ऑल्सो। तो मैं क्या करता था, एवरी डे मैं अपने फ्रेंड्स को झूठ बोलता था और बोलता था उसको कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बाहर जाके खाना खाऊंगा, आप ऑफिस में खा लीजिए। तो वो लोग क्या करते थे, कैबिन में बैठ के अच्छा अच्छा खाते थे, पूरी ये सब कुछ खाते थे। मेरे पास क्या पैसे नहीं थे, तो पैसे थे लेकिन खाने के लिए नहीं थे। तो मैं क्या करता था, एवरी डे 1 किलोमीटर वॉक करके एक होटल को जाता था, लेकिन मन करता था कि मैं अंदर जाके टेबल पे बैठ के कुछ खाऊं। लेकिन ये बिजनेस समझ में आ गया और बिजनेस में थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा डेफिनेटली। तो मैं क्या करता था, बहुत भूखा था एवरी डे, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क द मॉर्निंग 7 o'clock वेरी वेरी हार्ड। तो 1:30, 2 o'clock यू विल बी एग्जॉस्टेड डेफिनेटली। तो मैं क्या करता था, आई वांटेड टू सेव द मनी। मुझे और कोई चारा नहीं था, आई डिडंट हैव नो ऑप्शन। मैं जाके उधर वो टैप रहता था ना, उधर जाके मैं पानी पीता था और ऐसे मेरा हंगर जो है उसको I used to satisfy myself, and I faced this trauma for more than 6 to 8 months. Every single day मैं पानी पीता था लेकिन कभी भी खाना नहीं खाता था। It was so touching, and probably मुझे बताने के लिए भी शर्म आता है कि मैं ऐसा फैमिली बैकग्राउंड से आता था। आप कोई मिलियनर को जाके पूछेंगे तो कोई नहीं बताएगा। जिसके पास खाने के लिए एक दिन का पैसा नहीं है, उसको जाके पूछो भूख बोले तो क्या होता है। मुझे पूछो, मुझे मालूम है कि भूख की वैल्यू क्या होती है। ये 1 day व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 lunch और 1 dinner। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूरा दुनिया में, इंडिया में इतने लोग मेरे जैसे हैं जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी जिसने मुझे फिर से लाइफ स्टाइल दिया है। आई थैंक दिस कॉर्पोरेशन दैट इट केम इनटू माय लाइफ, राइट। आई थैंक दिस कॉर्पोरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत सिंपल बिजनेस है। आप जो भी ये बिजनेस देख रहे हैं आज, जो भी आज ये टेप सुन रहे हैं या ऑडियो सीडी सुन रहे हैं, आप जो बिजनेस भी स्टार्ट करें ना वो बहुत अच्छा बिजनेस है। अब इसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, दिस बिजनेस इज अ वेरी ग्रेट बिजनेस। क्यों बोले तो ये बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक झोपड़ी से लाके एक एसी रूम में ला लिया है। मैं साइकिल में जा रहा था तो अभी मैं 2 कार है, हमारा बैंक बैलेंस है, फाइनेंशियल फ्रीडम है। मैं तो 2001 में जॉब छोड़ दिया है। क्यों? 5000 जॉब था, वो तो 12% में आ जाएगा बिजनेस में। तो ऑलमोस्ट 5.5 years हो गया। मैं कभी बॉस को देखा नहीं, मैं कभी वॉच भी नहीं लगाता हूँ, इसलिए मोबाइल देख रहा हूँ टाइम के लिए। आई डोंट पुट ए वॉच बिकॉज किसके लिए मैं सोचता हूँ ऐसे कि जॉब वॉच किसके लिए है, जिसको जल्दी है, कुछ टाइम देखना है, किधर भी जाना है। तो मुझे क्या है, किधर भी जाने का नहीं है। अगर कभी अर्जेंट है तो ना देख लेंगे, अगर रात हो गया तो 6:30 हो गया, फिर कभी सन आ गया तो मॉर्निंग हो गया। सी इट्स अ माइंडसेट गेम। ये बिजनेस इतना सिंपल बिजनेस है कि बहुत लोग समझते नहीं है। जो भी फ्रेंड्स आज आपने ये बिजनेस देखा है या ऑडियो
सुन रहे हैं या सीडी सुन रहे हैं, जिसने भी आपको ये प्लान दिखा है ना, वो आदमी भगवान है आपको, वो आदमी आपको भगवान है। आप मानेंगे या नहीं? फ्रेंड, हम कभी भगवान को देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान इतना महान है कि हम लोगों को जैसे ऑर्डिनरी लोगों को नहीं दिखेगा। क्या आप सोचते हैं आप कोई शिव जी ऐसे रोड में जाएंगे क्या? कोई शिव जी नहीं जाएंगे। कभी आपने देखा है कि इधर विष्णु नहीं तो कोई आदमी ऐसे रोड पे जाएगा? इधर भी नहीं जाएगा। क्यों? वो डरता है, इतना ट्रैफिक है आजकल, वो डरता है। ठीक है, क्यों? और हम भी इतना महान नहीं बने हैं कि हम भगवान को देख सकते हैं। पता नहीं आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं। मैं तो मानता हूँ भगवान को। अगर समझो आज की तारीख में भगवान मुझे प्रत्यक्ष होकर 3 वरदान पूछता है, मैं तो उससे पहले यही बोलता हूँ, भगवान जिसने भी ये बड़ा सिस्टम क्रिएट किया ना पूरा दुनिया में, नॉट जस्ट इन इंडिया, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, उसका फाउंडर है बिल ब्रिट, उसको 100 से ज़्यादा साल हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ दे दो भैया। क्योंकि अगर वो हेल्थी है, हैप्पी है, तो ये बिजनेस और इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएगा और लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल विल बी फाइनेंशियली फ्री। मैंने देखा है कि एक ब्रिट वर्ल्ड सिस्टम एक ही एक ऐसा सिस्टम है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनियर्स आर क्रिएटेड बाय दिस ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। और सेकंड तो वरदान मैं ये पूछूंगा कि जिसने भी मुझे जन्म दिया ये जन्म में, कभी भी वही पेरेंट्स मुझे चाहिए। एनी नंबर ऑफ जन्मास आई वांट द सेम पेरेंट्स। और मुझे कोई लॉयर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना है लाइफ में। और तीसरी अगर कोई पूछेगा तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि भगवान ये भारत देश में ये प्लान इतने लोग देख रहे हैं हर एक दिन, थोड़ा उसको बुद्धि भी दो, थोड़ा कॉमन सेंस भी दे दो कि वो बिजनेस को समझ जाएंगे और ये बिजनेस में आएंगे और वो भी 5 से 6 साल में डायमंड बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस इतना सिंपल बिजनेस है कि जिसने भी आपको ये बिजनेस दिखाया है वो आपका लाइफ में भगवान बनने वाला है। आप मानेंगे तो आप एक करोड़ नंबर बन जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।